गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के अंतर्गत अधातुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके अंतर्गत हम अधातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में विवेचना करेंगे। सबसे पहले रासायनिक गुण में हम देखते हैं अधातुओं का ऋण विद्युतीय प्रकृति। अधातुओं का ऋण विद्युतीय प्रकृति। इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर अधातुओं का ये देख लेते हैं। अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। इसको समीकरण के रूप में इसको देख लेते हैं। जैसे फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ये बनाता है F-। उसी प्रकार ऑक्सीजन ये दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ये बनाता है O-, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं O2-। इस प्रकार लिख सकते हैं। इसी प्रकार नाइट्रोजन तीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ये नाइट्रोजन ऋणायन बनाता है 1, 2 और 3, या इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये इस प्रकार से। तो ये है धातुओं का ऋण विद्युतीय प्रकृति। यानी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। जैसे फ्लोरीन कि इसके आखिरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, अष्टक पूरा हो जाएगा, तो ये F- हो जाएगा। उसी प्रकार से ऑक्सीजन के आखिरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, इसलिए O-, या O2- भी लिख सकते हैं। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार नाइट्रोजन के आखिरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, इनको अष्टक पूरा करने में 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाएगा N-, या N-3। ये इसका ऋण विद्युतीय लक्षण हो गया। अब इसके बाद में आते हैं अधातुओं का ऑक्सीजन के साथ में क्रिया नंबर 2। ऑक्सीजन के साथ क्रिया। अधातुओं का ऑक्सीजन के साथ में क्रिया देख लेते हैं। कार्बन एक अधातु है, कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके इट इज इक्वल टू C+O2 इट इज इक्वल टू CO2। कोई गैस निकलती है उसको ऐसे तीर के निशान से बताते हैं रासायनिक समीकरण में। उसी प्रकार से सल्फर ये ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है SO2, ये इस प्रकार से। इसी प्रकार से नाइट्रोजन भी क्रिया करती है ऑक्सीजन से, तो ये बनाती है नाइट्रिक ऑक्साइड। N2 ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। नाइट्रोजन भी अधातु है, ये ऑक्सीजन से क्रिया करती है, इट इज इक्वल टू, ये विद्युत आर्क की उपस्थिति में एक क्रिया होती है, विद्युत आर्क की, और ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ये इस प्रकार से विद्युत आर्क ट्वाइस NO नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। ये समीकरण को संतुलित कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर भी है, 2 नाइट्रोजन इधर, 2 नाइट्रोजन इधर। ये कहलाता है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। वायुमंडल में दोनों गैसें पाई जाती हैं, नाइट्रोजन भी और ऑक्सीजन भी।
तो ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो ये बनता है हमको नाइट्रिक ऑक्साइड। वायुमंडल में पाए जाने वाली गैसें हैं। ये हो गया ऑक्सीजन के साथ में अधातुओं की क्रिया। इसमें हमने कार्बन का, सल्फर का और नाइट्रोजन का देखा। कार्बन के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है, सल्फर के साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना रही है और नाइट्रोजन के साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड बना रही है। ये अधातुओं का ऑक्सीजन के साथ में क्रिया। इसके बाद में देखते हैं हाइड्रोजन के साथ में क्रिया। नंबर 3, हाइड्रोजन के साथ क्रिया। अधातुओं का हाइड्रोजन के साथ में क्रिया देख लेते हैं। अधातु हाइड्रोजन के साथ में क्रिया करके उस अधातु का हाइड्राइड बनाता है। ये सहसंयोजक हाइड्राइड होता है। सहसंयोजक से तात्पर्य यह होता है कि दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके वो यौगिक बनाते हैं, वो कहलाता है आपका सहसंयोजक हाइड्राइड। इसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले कार्बन के साथ में। पहला, कार्बन हाइड्रोजन के साथ में क्रिया करके ये बनाता है मीथेन, CH4। इसका नाम मीथेन भी है, लेकिन मीथेन ये हाइड्राइड बनाता है। उसी प्रकार से फास्फोरस के साथ में क्रिया करके नंबर 2, फास्फोरस हाइड्रोजन से क्रिया करके फास्फीन बनाता है, 2PH3 फास्फीन। फास्फीन बनाता है 2P और यह हो जाएगा आपका 3H2। ये इस प्रकार से क्रिया होती है। कार्बन और फास्फोरस के साथ में क्रिया देख लिए। इसी प्रकार नाइट्रोजन के साथ में तीसरी अभी की N2 प्लस 3H2 इट इज इक्वल टू ट्वाइस NH3। ये अमोनिया है। ये अमोनिया बनाने की हैबर विधि भी कहलाता है। ये हैबर विधि। ये देखो बच्चों, इसमें हाइड्रोजन के साथ क्रिया देख रहे हैं। एक बार मैं सभी का ध्यान चाहूंगा। ये सभी अधातु हैं, कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन सभी अधातु हैं। जब ये हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो उनका सहसंयोजी हाइड्राइड बनाता है। इसका नाम मीथेन है, लेकिन इसको हम कार्बन का हाइड्राइड भी कहते हैं। ये कार्बन का हाइड्राइड है, क्योंकि कार्बन के साथ में हाइड्रोजन क्रिया कर रहा है, तो हाइड्रोजन जिसके साथ भी क्रिया करता है वो उस तत्व का हाइड्राइड कहलाता है। तो इसका नाम मीथेन भी है, लेकिन इसको कार्बन का हाइड्राइड भी कहते हैं हम। उसी प्रकार इसको फास्फीन कहते हैं, लेकिन ये फास्फोरस का हाइड्राइड है। उसी प्रकार इसको अमोनिया कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये नाइट्रोजन का हाइड्राइड है। और ये सभी यौगिक जो है, यानी मीथेन, फास्फीन और अमोनिया, ये सभी यौगिक जो है वो सहसंयोजी हाइड्राइड कहलाते हैं। तो ये हो गया हाइड्रोजन के साथ में क्रिया। अब आगे चलते हैं हम क्लोरीन के साथ में क्रिया। अधातुओं का क्लोरीन के साथ में क्रिया। कभी भी समीकरण लिखा जाता है तो उसको बैलेंस करके लिखना है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, तीर के निशान के पहले यानी बाईं ओर और तीर के निशान के बाद यानी दाहिनी ओर, दोनों ओर की परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, तभी वो समीकरण सही कहलाता है। असंतुलित समीकरण कभी नहीं लिखना चाहिए। असंतुलित समीकरण गलत होता है। जैसे इधर देख लेते हैं, नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, इधर भी नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, हाइड्रोजन की इधर 3 दूने 6 परमाणु हैं, इसके साथ 2 लिखा हुआ है, ये अणुओं की संख्या है, और दाहिनी ओर जो लिखा रहता है वो परमाणुओं की संख्या है। तो नाइट्रोजन की परमाणु की संख्या यहाँ 2 है, लेकिन हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 3 दूने 6 हो गई है। तो दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। अब इसके बाद में रासायनिक क्रिया के अंतर्गत हम क्लोरीन के साथ में क्रिया देखते हैं। क्लोरीन के साथ में क्या क्रिया होती है उसको देख लेते हैं।
नंबर चौथा रासायनिक गुण क्लोरीन के साथ क्रिया। क्लोरीन के साथ क्रिया में हम फास्फोरस का देखते हैं, फास्फोरस का और कार्बन का। क्लोरीन अधातुओं के साथ में क्रिया करके उनके सहसंयोजी क्लोराइड बनाते हैं, सहसंयोजी क्लोराइड बनाते हैं। तो इसको फास्फोरस के साथ देख लेते हैं, P+Cl2 इट इज इक्वल टू PCl3। ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है, ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ये समीकरण को संतुलित कर लेते हैं, इधर एक फास्फोरस, इधर एक फास्फोरस, इधर 2 क्लोरीन है, इधर 3 क्लोरीन है। तो इसको बैलेंस करना है, दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। तो किस प्रकार से होगी, यदि इसको हम यहां पर देखिए, इसको यदि हम 3 कर देते हैं, ये इस प्रकार से, सॉरी यहां पर 3 नहीं करना है, दोनों ओर के क्लोरीन परमाणु को बराबर करने के लिए इसको हम 3 से गुणा कर देते हैं। तो क्लोरीन परमाणु की संख्या 3 दूने 6 हो जाएगी। तो इसको भी 3 दूने 6 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2PCl3। अब फास्फोरस को भी 2 करना पड़ेगा, तो ये फास्फोरस 2 हो गया। ये इस प्रकार तीर के निशान के पहले यानी क्रियाकारक बोलते हैं इसको, और तीर के निशान के बाद के जो पदार्थ होते हैं उसको क्रियाफल बोलते हैं। दोनों ओर यानी क्रियाकारक और क्रियाफल में दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। यह हो गया फास्फोरस के साथ क्लोरीन की क्रिया। इसके बाद में कार्बन के साथ में देखिए, कार्बन का क्लोरीन के साथ में क्रिया, इट इज इक्वल टू, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं इसको, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड में इसको भी बैलेंस कर लेते हैं, तो किस प्रकार से होगा ये, इसको देखिए, यहां पर 4 क्लोरीन परमाणु है, तो इसको भी 4 करना पड़ेगा, तो इसको 2 से गुणा कर दिए हम, तो दोनों ओर की परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई। इधर कार्बन 1, इधर 1 कार्बन, क्लोरीन 2 दूने 4 हो गया, क्लोरीन भी 4 हो गया। इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्रा माने 4, क्या चीज 4 है, क्लोरीन, क्लोराइड इसमें 4 है ना, तो कार्बन, ये कार्बन और टेट्रा क्लोराइड इसका नाम है। ये इसका IUPAC नाम भी है, टेट्राक्लोरोमीथेन भी कहते हैं इसको, टेट्राक्लोरोमीथेन इसका IUPAC नाम है। तुम आगे कक्षाओं में इसके सामान्य नाम के अलावा IUPAC नाम भी पढ़ोगे तुम लोग। इसके बाद आगे चलते हैं हम, ऑक्साइडों का व्यवहार। यह हो गया क्लोरीन के साथ में क्रिया। तो हमने 2 अधातुओं को लिया है, फास्फोरस और कार्बन। फास्फोरस क्लोरीन से क्रिया करता है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाता है। कार्बन से क्लोरीन क्रिया करता है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाता है। इसके बाद में ऑक्साइडों के साथ में इसकी क्रिया देख लेते हैं, ऑक्साइडों का व्यवहार। अधातु ऑक्साइडों का व्यवहार, अधातु ऑक्साइडों का व्यवहार, यानी इसकी प्रकृति किस प्रकार की होती है उसको देखना है। ये ऑक्साइड में जैसे जितने भी अधातु हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके वो अधातुओं का ऑक्साइड कहलाता है। जैसे पहला नंबर देखते हैं, ये सल्फर अधातु है, सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाया, SO2 बनाया, ये सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्रिया करके देख लें, पानी के साथ में क्रिया कराते हैं इसको, पानी के साथ में क्रिया कराएंगे क्या बनेगा, ये H2O पानी, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2 पानी के साथ में क्रिया कराएंगे तो ये बनेगा, इट इज इक्वल टू H2SO3। ये देखिए, ये ऑक्सीजन इनके साथ में जुड़ जाएगा, H2 वही रहेगा, ये कहलाता है आपका कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल। इसी प्रकार से दूसरे अधातुओं को लेते हैं, दूसरे अधातु को हम कार्बन डाइऑक्साइड का ले लेते हैं हम, कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ये बनेगा
हम गलत लिख डाले हैं, ये सल्फ्यूरस अम्ल है, ये कार्बनिक अम्ल नहीं है, सुधार लीजिए आप लोग, सॉरी। H2SO3 ये सल्फ्यूरस अम्ल है, ये सल्फ्यूरस अम्ल ये। अब कार्बन के ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये पानी के साथ में क्रिया करते हैं ये, तो ये बनाते हैं कार्बनिक अम्ल H2CO3, ये कहलाता है आपका कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल कहलाता है। इसके बाद में अगले अधातु के ऑक्साइड के रूप में हम देखते हैं ये नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नंबर 3 N2O5, ये नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है, ये पानी के साथ में क्रिया करते हैं H2O, तो ये बनाते हैं नाइट्रिक अम्ल HNO3। समीकरण को संतुलित कर लेते हैं क्योंकि क्रियाकारक और क्रियाफल में नाइट्रोजन परमाणु की संख्या में अंतर दिखाई दे रहा है, इसको हम ठीक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2HNO3 कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगा, ये इस प्रकार से। ये है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ अधातुओं के ऑक्साइड जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये पानी के साथ में क्रिया करके ये आम्लीय प्रकृति या उदासीन प्रकृति के होते हैं। ये आम्लीय होते हैं या उदासीन, ये अम्ल है, ये सभी अम्ल नाइट्रिक अम्ल, यानी इनके यौगिक जो होते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ अधातुओं के ऑक्साइड पानी से क्रिया करके आम्लीय यौगिक या उदासीन यौगिक बनाते हैं। जैसे सल्फ्यूरस अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, और वो आम्लीय गुण को बताते हैं, ये बताया जा रहा है ये। अब उसके बाद में अगले रासायनिक गुण को देखते हैं। इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं अधातुओं का धातुओं के साथ में क्रिया कैसे होती है। देखिए, अधातुओं धातुओं के साथ क्रिया, क्या क्रिया होती है उसको देख लेते हैं। क्रिया के अंतर्गत हम सबसे पहले कैल्शियम को ले लेते हैं, Ca+O2 इट इज इक्वल टू CaO। समीकरण को हम थोड़ी देर में बैलेंस करते हैं। इसके पश्चात में दूसरे समीकरण के रूप में लेते हैं हम सोडियम को, Na+O2 इट इज इक्वल टू Na2O, ये इस प्रकार से है। तो ये 2 हो जाएगा और ये 2 दूने 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन को देख लेते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है इसको देख लेते हैं। तो ये ऑक्सीजन को इधर 2 कर देते हैं और ये ऑक्सीजन 2, ये यानी धातुओं के साथ में क्रिया करके अधातुओं का, हाँ ठीक है, अधातुओं का ये अधातु है, ये अधातु है, ये इनके साथ में क्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाया है और इनके साथ में क्रिया करके ये सोडियम ऑक्साइड बनाया है। ये दोनों क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं ये, और इसको अनबुझा चूना भी कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को अनबुझा चूना भी कहते हैं। ये CaO अनबुझा चूना है, ये कैल्शियम सोडियम ऑक्साइड कहलाता है ये। हाँ, तो बच्चों हम अधातुओं का रासायनिक गुण देख रहे थे, उसमें अधातुओं का धातुओं के साथ में क्रिया। तो ये
धातुओं के साथ में क्रिया, तो कैल्शियम का ऑक्सीजन के साथ में क्रिया, कैल्शियम ऑक्साइड बना, और सोडियम का ऑक्सीजन के साथ में क्रिया बना, तो ये सोडियम ऑक्साइड बना। ये सभी क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, इनके गुण क्षारीय होते हैं। अब इसके बाद में हाइड्रोजन के साथ में योग देते हैं। हाइड्रोजन के साथ क्रिया, इसमें सोडियम को लेते हैं। सोडियम का हाइड्रोजन एक अधातु है, तो ये इनके साथ में क्रिया करके उनके हाइड्राइड बनाते हैं, तो ये बनेगा NaH। समीकरण को बैलेंस कर लेते हैं, तो ये 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से कैल्शियम के साथ में Ca+H2 इट इज इक्वल टू CaH2। ये इनके संयोजकता के हिसाब से या इनके संयोजकता के अनुसार ही सूत्र बनते हैं। ये कैल्शियम की संयोजकता 2 है, इसलिए H2 लिखे हैं, और हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है। ये इसी प्रकार सोडियम की संयोजकता 1 है और हाइड्रोजन की भी संयोजकता 1 है, इसलिए NH लिखे। ये हाइड्राइड कहलाते हैं। अर्थात हाइड्रोजन से, ये हाइड्रोजन एक अधातु है, तो हाइड्रोजन से क्रिया करके धातुएं जो है उनके हाइड्राइड बनाते हैं। ये हाइड्राइड, ये सोडियम हाइड्राइड है, ये कहलाता है सोडियम हाइड्राइड, और ये कहलाता है कैल्शियम हाइड्राइड। कैल्शियम हाइड्राइड। ये कुछ धातुओं के महत्वपूर्ण रासायनिक गुण हो गए। इसके पश्चात में हम अब अध्ययन करते हैं धातुओं और अधातुओं का, उनके भौतिक गुण और रासायनिक गुणों की तुलना, ये देख लेते हैं। धातुओं एवं अधातुओं में अंतर। क्या क्या अंतर है उसको देख लेते हैं। गुणों के आधार पर सबसे पहले हम भौतिक गुण को लेते हैं। गुण धातु अधातु, क्या क्या इनके गुणों में अंतर है इसको देख लेते हैं। पहले भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्रम से देखते हैं। सबसे भौतिक गुण में हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। भौतिक गुण में सबसे पहले भौतिक गुण भौतिक गुण में इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसके देखते हैं। ये कितने इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं उसको देख लेते हैं। ये देखिए, सभी धातुओं के
धातुओं के अंतिम कोष इसी को बाह्यतम कोष भी कहते हैं। अंतिम कोष में क्रमशः 1, 2 एवं 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जैसे सोडियम, सोडियम को 2, 8, 1, ये अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये अधातुओं के अंतिम कोष या इसी को बाह्यतम कोष भी कहते हैं। अंतिम कोष में क्रमशः 4, 5, 6 4, 5, 6, 7 एवं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे फ्लोरीन, जैसे कार्बन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 4, ये अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार नाइट्रोजन का इसमें 6, इसमें 7, तो ये 2, 5, ये इस प्रकार से होते हैं। ये इस प्रकार अधातुओं के अंतिम कोष में अंतिम कोष में क्रमशः 4, 5, 6, 7 एवं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इसके बाद में आते हैं हम घनत्व। दूसरा घनत्व। अधातुओं के घनत्व अधिक होते हैं। धातुओं के घनत्व अधिक होते हैं और अधातुओं के घनत्व या इनके घनत्व कम होते हैं। इनके घनत्व कम होते हैं। धातुओं के घनत्व अधिक होते हैं, अधातुओं के घनत्व कम होते हैं। इसके बाद में विद्युत और ऊष्मा के प्रति व्यवहार। विद्युत एवं ऊष्मा के प्रति व्यवहार, क्या व्यवहार है उसको देखना है। ये व्यवहार में धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक हैं। सुचालक माने जिससे विद्युत और ऊष्मा बहती है, सुचालक होते हैं। अपवाद लेड को छोड़कर, अपवाद पीबी लेड, इसको छोड़कर ये कुचालक है। ये उसके बाद में
इसमें देखते हैं अधातुएं विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक हैं, अर्थात इनसे विद्युत धारा नहीं बहती, कुचालक होते हैं। कोष्टक में कार्बन के अपर रूप, कार्बन के अपर रूप ग्रेफाइट को छोड़कर, ग्रेफाइट जो है वो को छोड़कर ये सुचालक होता है, छोड़कर ये। तो ये हो गया विद्युत और ऊष्मा के प्रति व्यवहार, अर्थात धातु में विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। अपवाद में लेड या पीबी को छोड़कर ये कुचालक होते हैं। उसी प्रकार अधातु में विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, अर्थात इनसे होकर विद्युत ऊष्मा नहीं बहती है, कार्बन के अपर रूप ग्रेफाइट को छोड़कर। उसके बाद में आते हैं हम आघात वर्धनीयता एवं तन्यता। अगला गुण है भौतिक गुण के अंतर्गत आघात वर्धन्यता। एवं तन्यता। धातुएं आघात वर्धन्यता या वर्धन्य होते हैं, वर्धन्य। वर्धन्य एवं तन्य होते हैं, एवं तन्य होते हैं, अर्थात धातुओं के तार खींचे जा सकते हैं। इनको पीटने पर, जैसे सोना है, चांदी है, इसको पीटते हैं तो उनके वो फैल जाते हैं, अर्थात धातुएं आघात वर्धन्य एवं तन्य होते हैं। अधातुएं भंगुर होते हैं, भंगुर अर्थात इनको पीटने पर ये टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, पीटने पर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, अर्थात ये तन्य नहीं होते, इनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। इसके बाद में धात्विक चमक, अगला जो है धात्विक चमक। धातुओं में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, विशेष प्रकार की
विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जैसे सोना सुनहरे रंग का होता है। ये होता है। अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती। अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती। अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती। इसमें हमको ये देखना होगा, इसमें ग्रेफाइट और आयोडीन को छोड़कर इसमें चमक पाई जाती है। ग्रेफाइट एवं आयोडीन को छोड़कर, क्योंकि इसमें चमक पाई जाती है। अधातुओं में लगभग सभी अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है, लेकिन ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का अपर रूप है और आयोडीन, ये दोनों अधातु हैं, लेकिन इसमें चमक पाई जाती है। तो ये हो गया विशेष प्रकार की चमक। तो ये 5 वो गुण हैं जिनको हम भौतिक गुण के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में कौन कौन से गुण हैं जो धातु और अधातु में भिन्नता रखते हैं, दोनों में अंतर है। ये धातु और अधातु में कौन कौन से ऐसे रासायनिक गुण हैं जो भिन्नता रखते हैं। रासायनिक गुणों के आधार पर इसका अंतर देख लेते हैं। हाँ, तो बच्चों आज हम अधातुओं के धातु अधातुओं में क्या क्या भौतिक अंतर हैं उसको हमने अभी देखा। इसके बाद हम आगे के अध्याय में या आगे कक्षाओं में हम धातु और अधातु के रासायनिक गुणों में क्या भिन्नता है उसको देखेंगे। धन्यवाद।